अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात उस भगवा आतंकवाद थ्योरी की जो फेक स्टोरी निकली है। जी हां, आज NIA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जो आरोप इन पर लगाए गए उनसे साबित करने के लिए यह पर्याप्त साक्ष्य है ही नहीं। मालेगांव ब्लास्ट भारत के सबसे चर्चित आतंकवादी घटनाओं में से एक है। यह घटना 17 साल पुरानी है और इस विस्फोट में एक फ्रीडम बाइक का इस्तेमाल किया गया था। विस्फोट के बाद 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मालेगांव विस्फोट मामले में जो नाम सबसे चर्चित है वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का है, जो आज सेलिब्रेट करती हुई नजर आई। उनका वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें दिखाई है। 17 साल तक प्रताड़ना झेलने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया। लेकिन इस मालेगांव ब्लास्ट के बाद एक शब्द जो सामने आया वो भगवा आतंकवाद था। साध्वी प्रज्ञा की तस्वीरें चलाइए प्लीज। इस शब्द का प्रयोग पहली बार 2008 में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने किया था। उनके बाद दिग्विजय सिंह ने भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया। इस संबोधन पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई थी और कहा था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। इस विस्फोट को हिंदू आतंकवाद का परिणाम कहना हिंदू धर्म और संस्कृति का अपमान करना है। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि क्या कांग्रेस की यह सोच थी कि हिंदू आतंकवाद का एक नैरेटिव फैलाया जाए। आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूं कि हिंदूवादी संगठनों RSS बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए क्या यह फेक नैरेटिव फैलाया गया, क्योंकि बीजेपी का आरोप यही है। और सवाल यह भी कि फैसला मालेगांव ब्लास्ट ही नहीं, क्या भगवा आतंकवाद वाली राजनीति पर भी आया है, क्योंकि सब के सब बरी कर दिए गए। अब भगवा आतंकवाद का यह फेक नैरेटिव का मतलब क्या है, मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। आज साध्वी प्रज्ञा की तस्वीरें जरा चलाई। साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने कहा कि उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी थी, आज इस फैसले के बाद वो विक्ट्री साइन दिखाती हुई नजर आई। एक सेलिब्रेशन उनके घर पर था। कहा यह भी जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगी और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक धर्म को आतंकवाद से जोड़ा गया, हिंदू आतंकवाद फैलाने की बात कही गई? क्या राजनीति इस स्तर तक गिर सकती है? आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं। कांग्रेस दुनिया को हिंदू आतंकवाद की थ्योरी बेचने में लगी हुई थी। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा पर लगा आतंकवाद का धब्बा आज मिट गया। 17 साल, 7 आरोपी, फेक नैरेटिव, भगवा आतंकवाद का झूठा प्रोपेगेंडा आज पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। यूपीए सरकार के समय देश में आतंकी घटनाएं हुई तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन भगवा आतंकवाद का फेक नैरेटिव फैलाने में कांग्रेस को जरा भी झिझक नहीं हुई। 2008 में मालेगांव बम ब्लास्ट के बाद देश ने एक नया शब्द सुना, भगवा आतंकवाद। मैं आज कायम हूं कि जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं, सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, किसी न किसी। मालेगांव बम ब्लास्ट केस में कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया। उन्हें जेल में यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया। गालियों के साथ, इसको साली के साथ और तमाम गालियां देते हुए इसको तो मैं देखता हूं। और जितनी इनमें ताकत थी वो पूरी ताकत इन्होंने मेरे ऊपर बरसा दी बेल्टों को मारते हुए। और इस व्यक्ति को हम यदि कोई भी उपमा दे वो छोटी होगी, राक्षस भी कहे तो भी छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति है। जिस धमाके में हिंदू आतंकवाद की झूठी थ्योरी गढ़ी गई, झूठे मुकदमे में फंसाकर बेकसूरों को टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ क्या कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा? आज बड़ा सवाल यही है। हिंदू आतंकवाद ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया
आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर एक इतना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। आज उनकी रिहाई नहीं है, पूरे हिंदू समाज की रिहाई है और भगवान के सम्मान की रिहाई है। मैं उन कोर्ट का अभिनंदन करती हूँ और जो लोग छूट करके आए हैं उनकी तो मैं जीवन भर पूजा करूंगी। बाकायदा माननीय न्यायालय ने ये साबित कर दिया, उन सभी को बरी कर दिया। ये देश आज, लेकिन देश बहुत दुखी होगा। वो सारे 100 करोड़ हिंदू आज दुखी होंगे बजाय प्रसन्नता के, क्योंकि 17 साल में तो आदमी की जिंदगी खत्म ही हो गई। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी क्या किया? MIM अध्यक्ष ओवैसी भड़क गए हैं। सरकार पर उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? हैरानी की बात तो यह है कि यूपीए शासनकाल में भगवा आतंकवाद को गढ़ने वाले दिग्विजय सिंह अपने बयान से ही पलट गए। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, न हिंदू आतंकवाद होता है, न इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। तो कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी सीमा तक जा सकती है। बीजेपी की ओर से हम बड़े विनम्रता लेकिन सख्ती से बोलना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा षड्यंत्र किया भगवा आतंकवाद का, और इसको बोलना शुरू किया और हर केस पे फंसाने की कोशिश शुरू। इन्होंने इनका भी मुंह काला हो गया है। इन्होंने हिंदू समाज की माफी मांगनी चाहिए। भर खुले चौक में नाके पे इनको खड़ा करके हिंदू समाज को बोलना चाहिए अभी इनको सजा दो, क्योंकि सालों साल हिंदू समाज की बदनामी करने के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। आखिर में इनको हमारे कोर्ट ने न्याय दे दिया। बहरहाल देर से सही मालेगांव ब्लास्ट केस में इंसाफ हुआ। साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोग बाइज्जत बरी हो गए, लेकिन ये इंसाफ अभी तक अधूरा है। किसके कहने पर भगवा को आतंकवाद से जोड़ा गया? सवाल यह है कि किसके कहने पर प्रज्ञा ठाकुर को टॉर्चर किया गया? क्या तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ा गया था? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज महाभारत में जो हम बात करने वाले हैं, इस पूरे फैसले के बाद जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हीं सवालों से मैं शुरुआत कर रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ वकील हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले इस बात से करना चाहती हूं कि क्या वाकई भगवा आतंकवाद को लेकर एक फेक नैरेटिव बनाया गया, और इस फेक नैरेटिव को इस देश में क्या राजनीतिक षड्यंत्र के चलते ही शुरू किया गया? मैं एक बार शुरुआत कर रही हूं सरदार आरपी सिंह साहब, आपके साथ अगर मैं शुरुआत कर लूं, मुझे जरा बताइए, आज जब 7 के 7 बरी किए गए तो कोर्ट ने कहा है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हम इतने साल भगवा आतंकवाद की बात फिर क्यों सुनते रहे? प्रज्ञा ठाकुर ने कहा मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे ही देश में मुझे आतंकी कह दिया गया, वो भी धर्म से जोड़कर, मेरे भगवा के चलते मुझे आतंकवादी कहा गया। आज क्या वो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त हुआ है? सरदार साहब नमस्ते। पहले तो मेरा आपकी एक इंट्रोडक्शन पे ऑब्जेक्शन है। आपने कहा फेक स्टोरी निकली। ये फेक स्टोरी निकली नहीं, ये फेक स्टोरी बनाई गई थी, और ये सोची समझी चाल के अंतर्गत बनाई गई थी, और देश के हितों को कंप्रोमाइज करते हुए बनाई गई थी। मैं आपको वो सब जानकारियां तो आपके पास होंगी, किस प्रकार से समझौता ब्लास्ट में क्या हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद में क्या हुआ, अजमेर बम ब्लास्ट में क्या हुआ, या किस प्रकार से शरद पवार जी ने एक 12 ब्लास्ट हुए थे, 13वां ब्लास्ट गढ़ दिया था। वो 12 ब्लास्ट को हिंदू इलाके में हुए थे, 13वां ब्लास्ट मुस्लिम इलाके में गढ़ी। ये सब तो अपनी जगह है, परंतु एक छोटी सी बात, आपको ओबामा साहब की वो किताब याद रखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने 26/11 के बाद मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा था। श्याम साहू जी जुड़ गए। उन्होंने मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के बाद हमला करने से इसलिए मना कर दिया पाकिस्तान पे कि
में कहीं राष्ट्रवाद की लहर ना दौड़ पड़े और उसका लाभ कहीं विपक्ष को ना मिल जाए। मतलब आप सोचिए कितना दिमाग में छाप थी कि हमको हर कीमत पे ये जो मैसेज है, ये हिंदू आतंकवाद का मैसेज है, इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय 26/11 के बाद दिमाग में चल रहा था कि हमें इसको भी हिंदू आतंकवाद से जोड़ना है। मतलब आप देश के हितों को किस हद तक कंप्रोमाइज करेंगे? आपने जो बात कही है सरदार साहब, उसको और बेहतर ढंग से वो लोग बता सकते हैं जिन पर ये आरोप लगाया गया और जिनको इस केस में फंसाया गया ये कहकर के वे भगवा आतंकवादी हैं, क्योंकि उससे पहले देश ने ये भगवा आतंकवाद के बारे में नहीं सुना था। मेरे साथ आप जो स्क्रीन पर इस वक्त जिन्हें देख रहे हैं, ये श्याम साहू जी जो कि इस पूरे मामले में बरी हुए हैं। श्याम साहू जी, सबसे पहले तो इस आज के फैसले के लिए आपको मुबारकबाद, क्योंकि कोर्ट ने आज बता दिया कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं होता। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप बताएं कि 17 साल में आपने झेला क्या है? ये भगवा आतंकवाद कह के आप लोगों को किस तरह से प्रताड़ना दी गई? श्याम जी। सर्वप्रथम तो आपको भी धन्यवाद और कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जिनने हमें आज न्याय मिला। पिछले जो 17 साल से जो प्रताड़ना दी गई, जो षड्यंत्र के तहत हम कांग्रेस के षड्यंत्र के शिकार हुए, गेम उनको खेलना, एक विशेष वर्ग के लिए वोट उनको बनाना है, वोट कुछ उनको करना, किसी विशेष वोट बैंक के लिए, विशेष प्रजाति के लिए उनको काम करना है, सरकारें बनाना है और निर्दोष लोगों को फंसा देना। और निर्दोष व्यक्ति तो व्यक्ति उस साथ में पूरा हिंदू समाज को, पूरा हिंदू पूरा सनातन को बदनाम कर देना कि भगवा आतंकवाद। बोले जोर लगा के हमारे माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी चिल्ला के बोले कि भगवा आतंकवाद। मेरी हेमंत करके तो लगातार बात होती थी, तो ये चीज जब बातें होती थी, जैसे माननीय ने बताया कि कोई तो षड्यंत्र के तहत बात कर रहे ना, भाई क्या बातें करते होंगे वो? हेमंत करकरे क्या बात करते थे, परमिंदर जी क्या बात करते थे कांग्रेस के? तो कांग्रेस की सोची समझी चाल के तहत ये पूरा केस बनाया गया और बहुत इतना टार्चर किया गया। सर्वप्रथम बेग को गिरफ्तार किया, प्रज्ञा दीदी को गिरफ्तार करा, मेरे आंखों के सामने प्रज्ञा दीदी को वो टन मारते थे, हमें मारते थे। नहीं, आप फिल्मों में जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके आंखों के सामने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को प्रताड़ना दी गई, उन्हें मारा पीटा जाता था? हाँ, बहुत मेरे आंखों के सामने तो पहली गिरफ्तारी हम दोनों के लिए, मेरी गिरफ्तारी के 4-5 दिन पहले से इनको पकड़ रखा था। गिरफ्तार तो करे ही नहीं था, हमें अनऑफिशियली रख रखा था। गिरफ्तार तो 23 अक्टूबर को करा, जबकि प्रज्ञा दीदी को 12 अक्टूबर को ले गए, मुझे 17 अक्टूबर को लेके चले गए और 23 तारीख को ऑफिशियली गिरफ्तारी बताई जाती। उस बीच में खूब इनके साथ मारा पीटी होती थी। मेरे आंखों के सामने आपको कहते क्या थे? बस ये है कि आप स्वीकार करो, कुछ लोगों के नाम बताओ, आप तो एक्सेप्ट करो, मेमो पे साइन करो, पे साइन करो कि हमने ये करा। और ये लोग संगठन के हिंदू समाज के कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लो, आप तो सिर्फ नाम लो, जो आपके समझ में आए उसका नाम ले दो, बस नाम लो, ताकि इनको सीधा इनका काम ये हो जाए कि हिंदू को बदनाम कर ले, भगवा आतंकवाद फैला ले। एक वर्ग के जो कुछ आतंकवाद हो रहे थे, खूब जगह प्रकरण होते थे, तो उसको दबाया कैसे जाए, इस षड्यंत्र की तरह दबाया जाए। विशेष वर्ग के लोग ही करते आ रहे थे, क्योंकि हमारा ना भगवा कभी आतंकवाद था, ना है, न कभी रहेगा। हिंदू कभी कहीं भी पूरी दुनिया में आतंकवादी का दर्जा उसको नहीं है, ना करता है। नहीं, ये मुझे देखिए श्याम जी, मैं ये पूछूंगी क्योंकि 2008 के बाद हमने देखा, सबसे पहले पी चिदम्बरम ये नाम भगवा आतंकवाद की बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भगवा और आतंकवाद तो हो ही नहीं सकता, किसी धर्म से जुड़ा आतंकवाद हो ही नहीं सकता। आज वो ये कह रहे थे। तो ये उनसे ये कहो कि उस समय की इनकी रिगार्डिंग निकलवा ले, आप लोगों के पास तो रहती है। हाँ। इनने रिगार्डिंग दी, सुशील कुमार सिंधे डेलीगेट्स लेके गए वहां पर, अपने स्टेट के ये थे होम मिनिस्टर सुशील कुमार सिंधे, वहां चिदम्बरम थे। तो ये डेलीगेट्स को भेजा के 9 लोगों की एक ही दिन में बेल कैसे करा दी, जो पहले आरोपी थे इस केस में, मुस्लिम थे, उन 9 लोगों को एक ही दिन में कैसे बेल दी? यहाँ से ले गए, हमने ये सुना था, हम तो जेल में थे, डेलीगेट्स लेके जाते हैं, सुशील कुमार सिंधे रोजा अफ्तार पार्टी में कमिटमेंट करते हैं कि भैया मैं इन सब बच्चों को ले जाके 9 लड़कों को, हम तो जेल में,
हमको पहले आरोपी पहले वो थे, बाद में भगवा आतंकवादियों को बना दिया गया और उन 9 लोगों को एक साथ किधर छोड़ दिया गया। मतलब ये षड्यंत्र नहीं था तो क्या था? मैं एक चीज जो बात ये कह रहे हैं, जो साहू साहब अभी कह रहे हैं और इनको कोर्ट ने बरी किया कि मुझे प्रताड़ना दी गई, मुझे सबके सामने कैसे साध्वी प्रज्ञा को भी मारा गया, हमें कहा गया कोई भी नाम ले लीजिए, कोई भी नाम लीजिए, हिंदूवादी संगठनों के नेताओं के नाम लीजिए, नाम लेना पड़ेगा, यही बात साध्वी प्रज्ञा कहती है। अब ये तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आज कोर्ट ने साफ कर दिया, ना आरडीएक्स कर्नल पुरोहित ने प्लांट किया, ना वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की है, कुछ भी स्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो फिर ऐसे में मैं ये क्यों ना कहूं कि ये एक पॉलिटिकल साजिश थी। मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि साहू जी कुछ कह रहे हैं। साहू जी बोलिए, साहू जी का मेरे भाई को बहुत दबाव डाला था, मेरा बड़ा ब्रदर को, जो मेरे लिए कोर्ट की प्रक्रिया के लिए वहां पर पेशी पे आ जाना कर जाना, तो उसको भी मानसिक रूप से इतना टार्चर कर दिया था कि वो जिस वक्त 2-3 महीने बाद मेरे पास कोर्ट में मिलने आया तो वो देख के दहशत में आया, उसको वहीं पर अटैक आया। वो मैं इस मजबूरी में था, पुलिस ने मुझे उसको हाथ तक नहीं लगाने दिया, महाराष्ट्र स्टेट ने, वो उसको अस्पताल लेके गए, मैं जा नहीं पाया कोर्ट की बेटी से। मेरे आंखों के सामने मेरा ब्रदर देहांत हो गया, आधे घंटे बाद खबर आती कि वो तो मर गए। मतलब इतनी बड़ी जो साजिश करने के बाद मेरे घर की कितनी बड़ी क्षति हुई है। नहीं, पर साहू जी ये बताइए, ये क्यों किया? आप ये कह रहे हैं एक साजिश हमारे खिलाफ की है, क्यों की गई होगी, क्या लग रहा है आपको? ये हमारे खिलाफ नहीं, एक्चुअली में वो हमारे खिलाफ करी, हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ करती, सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा। अब वो तो पात्र कोई को भी बना सकते हैं ना, इनको किसी की जिंदगी से क्या लेना देना, इनको तो वोट बैंक चाहिए ना कांग्रेस को, इनको तो सिर्फ हिंदू को बदनाम करना है ना, किसी एक विशेष वर्ग के लिए काम करना है। तो नहीं, तो इन्हें क्या ये डर लग रहा था? क्या आपको लगता है ये इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि देश में एक बदलाव नजर आने लगा है, राजनीतिक रूप से भी एक बदलाव हो सकता है? बिल्कुल शक्ति बढ़ रही थी, हिंदू समाज के अंदर लोग, युवा वर्ग जुड़ रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, हिंदू वर्ग में काम कर रहे थे। तो जैसे पहले कई सालों तक इन्हें कई बार करा कि संगठन को, संघ को या विश्व हिंदू परिषद को, जो हिंदू कार्य में या संगठन से है, उनको बदनाम करके उस पर बैन लगा दो, कहीं ना कुछ कर दो, ताकि लोग घबरा जाए, इस संगठन से जुड़े नहीं, डर के मारे हो जाए। तो कुछ लोगों को, इनसे रिलेटेड व्यक्तियों को अपन आरोपी बना देंगे, उनको संगीन आरोपी बना देंगे, तो कई लोग डर के मारे इन संगठन से दूर हो जाएंगे। एक साथ 2-3 गेम खेले, कहते ना एक तीर से 3-4 निशाने लगा दो। सेना को बदनाम कर दिया, कंदर साहब भगवा को बदनाम कर दिया, प्रज्ञा दीदी को आरोपी बना के, तो ऐसे अलग अलग करके कईयों को लिया इनने, सबको बदनाम किया, सिर्फ एक ही लाभ लेने के लिए करा इनने। इनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए था, इनको एक वर्ग के लिए काम करना था, हिंदू को बदनाम करना था, सनातन को बदनाम करना था। आज के समय में ये साहू जी जो बात कह रहे हैं, उसके बाद हमने देखा 2009 में इसका इस्तेमाल किया, 2009 में चुनाव हुए और उसके बाद कैसे भगवा आतंकवाद की बात बार बार हुई। आज वही दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद तो कुछ है ही नहीं, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मैं जरा स्टूडियो में इस पर आ रही हूं, वरुण जी आपके पास आऊंगे, लेकिन मुझे एक बार बताइए संजीव जी, आज भगवा आतंकवाद कुछ है नहीं वो कह रहे हैं, आज वो कह रहे हैं कि धर्म के साथ आतंकवाद को जोड़ा नहीं जा सकता। ये सब कुछ बोलने के लिए इंतजार करना पड़ा कि कोर्ट का फैसला है? ये कोर्ट की अगर हम प्रोसीडिंग्स को देखें सुचारिता, तो मैं तो पूरा हतप्रभ हो गया। मैं 30 साल से क्रॉस एग्जामिनेशन और एविडेंशियल पार्ट करता हूं, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाता हूं, मैं हैरान हो गया। जो आज जजमेंट्स में जो बेसिक पॉइंट्स थे, अब देखिए एफआईआर के जो इंग्रेडिएंट्स थे कि स्थान, व्यक्ति, मटेरियल और कौन फेंक रहा है। आप देखिए कि जो मोटरसाइकिल थी, जिस बाइक की बात ये लोग कर रहे हैं, वो बाइक नंबर था ही नहीं प्रज्ञा ठाकुर का, और मशीनरी में जो चेसी नंबर था, इंजन नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर था, वो सब मिटा दिए गए थे, टेम्पर कर दिए गए थे। तो पहला तो अपने आप में जो इंग्रेडिएंट था, पंचनामा जो बेसिक होता है, वहां पर इंसिडेंट हुआ तो आसपास के 5 लोगों के सिग्नेचर, वो इंसिडेंट होना चाहिए, वो पंचनामा नहीं था। आरडीएक्स लाने का जो कर्नल पुरोहित के ऊपर इल्जाम था, वो प्रूव नहीं हुआ। और तो और अनेकों एविडेंसेस जो कि मिलावटी फॉरेंसिक सबूतों को भेजा गया फॉरेंसिक लैब्स में, मिलावटी ये वर्ड जज साहब ने यूज किया है आज देखिए। और बाइक तो मैंने आपको बताई दी, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गोली शेल चलने का कोई सबूत नहीं था। मैं एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि यूएपीए में स्टेट को, सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी को एनओसी देना होता है कि आप
फला व्यक्ति के अगेंस्ट आप यूएपीए लगा सकते हैं। आप हैरान होंगे कि होम सेक्रेटरी कहते हैं कि मैंने साइन जब किए जब जॉइंट सेक्रेटरी ने मुझे एक नोट बना के दिया। जॉइंट सेक्रेटरी कहते हैं मुझे डिप्टी सेक्रेटरी ने बना के दिया, और डिप्टी सेक्रेटरी कहते हैं मुझे असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बना के दिया। तो होम सेक्रेटरी कहते हैं मुझे शिंदे साहब ने नोट बना के दिया। तो अपने आप में ये आज के दिन देखिए कि जब एनओसी नहीं देता कोई केस, एनओसी नहीं मिलता सेक्रेटरी से, तो यूएपीए वहीं ध्वस्त हो जाता है, इस्टेब्लिश नहीं होता। 17 साल ये केस कैसे चला, एफआईआर कैसे रजिस्टर हो गई, इतना बड़ा वैक्यूम कहां से आ गया, कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सब किया था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है जवाद साहब क्योंकि यहां पर अभी भी कुछ ऐसी आवाजें हैं जो इस पर सवाल उठा रही हैं। मैं उन आवाजों पर जाऊं उससे पहले जरा ये बता दीजिए, दिग्विजय सिंह को पता नहीं है भगवा आतंकवाद क्या है, वो जानते ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता है। ये वही दिग्विजय सिंह है जो पहले भगवा आतंकवाद कहते थे। जी सुचेता जी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए क्या है, अभी जो पूरा एनआईए ने अपनी जो एक फैसला दिया है वो फैसला है, इंसाफ कहाँ है? इंसाफ, अच्छा ये इंसाफ नहीं है, नहीं है, नहीं है कि पीड़ित परिवारों के जख्मों पे मरहम लगाने का था। रुक तो जाइए, एक सेकंड होल्ड कर लीजिए। पीड़ित परिवारों के लोगों के साथ, एक सेकंड, आप बोल रहे हैं कि ये इंसाफ नहीं है? नहीं, कहाँ इंसाफ? मुझे आप बताइए जिनके लोगों का फैसला इंसाफ नहीं है। नहीं, अभी कोर्ट का फैसला है, वो फैसला है। अभी तो हायर कोर्ट भी जाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाया हायर कोर्ट जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है फैसला गलत है? नहीं, फैसला तकलीफ दे वाला है, फैसला तो है लेकिन तकलीफ है। क्या उन लोगों के साथ इंसाफ होगा जो 6 लोग मारे गए, उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ होगा? और आप पूरी स्टोरी को अगर देखें जाके, 4 जज बदले जा चुके, 350 से ज्यादा लोगों के जो स्टेटमेंट थे उनमें से बहुत से लोगों के स्टेटमेंट भी चेंज हुए। तो आप ये और भारतीय जनता पार्टी, मेरा सवाल सुनिए, भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, किसी कोर्ट ने कहा कि आज आतंकवाद को कोई रंग नहीं। आपका सारा फोकस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और तमाम लोगों का फोकस भगवा आतंकवाद पे, इंसाफ और पीड़ित परिवार लोगों के साथ नहीं है। पर क्यों नहीं होगा? पीड़ित परिवारों के साथ भी है। नहीं, पीड़ित परिवारों के साथ क्यों नहीं है? उन 6 लोगों को किसने मारा, ये सवाल तो हम पूछ रहे हैं। वो 6 लोगों की जान गई, उसके पीछे कौन है? लेकिन सुनिए, भगवा आतंकवाद एजेंसियां काम करती हैं, उसके बाद ये निकलता है कि पता ही नहीं कौन है, तो लोगों ने खुद अपने आप को बम बांध करके उड़ा लिया। क्या इंसाफ हुआ उनके साथ? ये उनके साथ जख्मों पे, उनके जख्मों पे जो है नमक छिड़कने अच्छा, और 17 साल जो झूठ के चलते प्रताड़ित रहे, उनके इंसाफ का कुछ नहीं है? तो 17 साल तक जो लोग प्रताड़ित रहे, जिनको झूठे केस में फंसाया गया, उनको कोई इंसाफ मिले ना मिले, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है उन्हें इंसाफ मिले ना मिले? निष्पक्ष जांच एजेंसियां अपने देश में मानी जाती हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कांग्रेस सरकार के अंदर दबाव में थी, तो आज हम कैसे मान लें कि आप जांच एजेंसियों पे ये नहीं कह रहे कि दबाव में नहीं काम कर रही होंगी? आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कांग्रेस दबाव में थी। एक सेकंड, मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूं, एक मिनट, नहीं, अवधेश जी के पास जा रही हूं। अवधेश जी वो कह रहे हैं कि उस समय अगर दबाव में थी तो आज कैसे मान ले अब दबाव में नहीं है? इसका जवाब दीजिए जरा जवाब साहब को। पहला तो बिल्कुल जायज है कि जो 6 लोग मारे गए और 95 घायल हुए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। उतना ही नहीं, समझौते में भी जो 68 लोग मारे गए थे और 150 के आसपास घायल हुए थे, या मक्का मस्जिद हैदराबाद में जो 13 लोग मारे गए थे, इन सब के साथ न्याय नहीं हुआ। और न्याय इसलिए नहीं हुआ कि उस समय की सत्ता ने षड्यंत्र करके, माने दुनिया के इतिहास में यह पहली घटना होगी कि किसी देश में आतंकवादी हमला हुआ हो, आतंकवादी हमला देश पर हमला होता है और सरकार ने कहा हो कि नहीं, ये छोड़ो कि उसमें सच्चाई क्या है, ठीक, अरेस्ट लोगों को छोड़ दिया गया। इस एंगल से जो मैं कह रहा हूं कि आरएसएस, बीजेपी, हिंदू संगठन, इस पर जांच को फोकस करो, इसके लिए सबूत जुटाओ और इसके लिए सब कुछ करो। तो जिन लोगों ने यह षड्यंत्र किया वही इसके दोषी है कि जो वाकई मारे गए उनके परिवार को उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये सही बात है, बिल्कुल सही, मैं आपसे सहमत हूं। सेकंड बात जो मैं कहना, देखिए ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया होगा, जो हम बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया होगा। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पराजय के बाद एक व्यापक मंथन के बाद तय हुआ था कि हमको किस ढांचे में देश को ले जाना है।
अगर हिंदू संगठन, आरएसएस, बीजेपी ये सारे बैंड हो जाते हैं, अगर इन सारों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, शामिल होने के आरोप लग जाते हैं, तो ये नाश हो जाएंगे। उसके बाद कहीं प्रतिरोध नहीं रहेगा। और उसके लिए ये सारा षड्यंत्र उस समय किया गया। प्रधानमंत्री जो आज है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध, इशरत जहां को साबित किया गया कि साबित करने की कोशिश हुई निर्दोष हो। और उस समय के गृह मंत्रालय के अवर सचिव आरएस मनी ने लिखा और बताया कि हमको बार बार बदलने के लिए कहा गया, हिंदू आतंकवाद लिखो इसमें, भगवा आतंकवाद लिखो इसमें। और वो आज भी जीवित हैं, उनके किताब आ चुके हैं। ठीक है, तो सुनिए जब बात एक बार नहीं, मैं आ रही 10 सेकंड पहले और मैं एक मिनट ठीक है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को तो पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। हाँ। उनको जो है टिकट दे करके उनको सदन तक पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। वो तो नहीं, ये तो अब आया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को यानी पहले से पता था उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होंगे, इसीलिए उनको टिकट दे दी। 2009 एक प्रक्रिया होती है। 2009 आते देश के सामने ये तो गांधी जी की हत्या के बाद भी हुआ था, जब बनाया गया था मिठाइयां। एक सेकंड, उसकी एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट की इजाजत थी, उसके बाद ही वो, इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है ये, प्रक्रिया के बिना नहीं हुआ है। नहीं तो अगर उन्होंने दिया, एक मिनट से पूछो कि हमारे साथ न्याय, अगर उन्होंने दिया तो उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, उससे आपको क्या दिक्कत है? क्यों लोग मारे गए? एक सेकंड, अच्छा मैं एक बार, अगर उन्होंने टिकट दिया तो बीजेपी ने अपनी तरफ से टिकट दिया, आप उन पर सवाल उठाते हैं। आज तो वो सवाल ही खत्म हो गए जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई आरोपी नहीं सिद्ध हुआ, कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुआ है। कोई आरोप सुनिए, नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से 20 लोग थे जिनको फंसाने की कोशिश हुई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे डाले गए, जिनके खिलाफ जांच रिपोर्ट लाई गई, वो सब चुनाव लड़े। आप मान गए ना कि जांच एजेंसियां, तो ये भी तो मानिए। अच्छा, मतलब आपकी सरकार होगी तो जांच वरुण जी के पास जाना है मुझे। ओके, वरुण जी को स्पीक कर लीजिए। वरुण जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, वरुण जी, ये चिदम्बरम, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, ये वो नाम है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जिन्होंने सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद की बात कही। आज जब कोर्ट कहता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब आज दिग्विजय सिंह भी कहते हैं कि हमने आतंकवाद के साथ कभी नहीं जोड़ा। अब वो लोग सारी पुरानी उनकी बयान निकाल रहे हैं जब वो कह रहे थे भगवा आतंकवाद। सुचारिता जी, भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। आतंकवाद तो एक मानसिकता होती है। जैसे नोटबंदी हुई तो लोगों को एकदम से आतंक की जैसे हो गए, रात को भाग रहे हैं, पागल हो रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, कितने मर गए अपने पैसों के लिए, आपको धक्के खाने पड़ रहे थे। वो एक अलग तरह सर, नोटबंदी और आतंकवाद का किसी भी तरह से कोई इक्वेशन हो सकता है वरुण जी, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कैसा उदाहरण दे रहे हैं। अलग अलग चीजें आतंक, अब मेरी सुनना ही नहीं दे रहा। नहीं बोलिए। नहीं, भगवा आतंकवाद जैसी चीज को आप नोटबंदी से इक्वेट करेंगे सर, तो मुझे इंटरजेक्ट करना पड़ेगा। दोनों की गंभीरता को समझिए सर। मैं तो उसका कहा भाई, दोनों की, अरे मेरी बात तो सुन, दोनों की गंभीरता ही बता रहा हूँ। आतंक समाज में किसी भी प्रकार का अशांति फैलाना, लोगों के अंदर एक मानसिकता होती है, लोगों को डराना, आतंक पैदा करना, ये मानसिकता डेवलप हो जाती है, राक्षसी मानसिकता कुछ लोगों में। अभी भगवा आतंकवाद जैसी चीज तो ना थी, ना है, ना कोई हो सकती, क्योंकि हिंदू जो है, अगर आतंकवाद होता हिंदुओं के अंदर, आक्रांता देश में घुस नहीं सकते थे। हेलो बाबा, आप ये आतंकवादी है, आप आतंकवादी हो, आप बीच में बोलने लगे, ये भी छोटा सा आतंकवाद है। मैं नहीं बोला आपके बीच में, जुबान संभाल कर क्यों नहीं सुनना चाहते हो? दूसरे की नहीं सुनना चाहना भी आतंकवाद है। मुझे ऐसा लग रहा है वरुण जी, आप बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, बात हमेशा अपनी गंभीरता से रखते हैं, लेकिन आज जब हम एक दूसरे को डिबेट के अंदर इंटरजेक्ट करने वाले को अगर आतंकवादी कह दे, तो हम आतंकवाद को बहुत छोटा कर रहे हैं। हम आतंकवाद की परिभाषा को समझ नहीं रहे हैं सर। नहीं, दूसरे को मुझे कहना पड़ेगा, नहीं, दूसरे को बोलने नहीं दोगे तो क्या चीज है? नहीं तो आप उन्हें आतंकवादी कह दीजिए, तो क्या है? दूसरे को बोलने नहीं देना तो क्या चीज है? बात रखिए। नहीं, मैं तो बात आतंकवाद पे हो रही, तो मेरी बात तो सुनेंगे ना, उसके बाद अपनी बात। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, सरदार साहब कुछ भी बोलो, मैं कब मना कर रहा हूँ किसी को?
मैं कह रहा हूँ आतंकवाद क्या है उसको हमको एक अलग अलग स्वरूप में देखना चाहिए। जो कोर्ट का निर्णय आया है ये कई लोगों को पसंद आ रहा है, कईयों को नहीं आ रहा है। उसमें हमारे यहाँ परंपरा नहीं है क्रिटिसिज्म करने की कोर्ट के जजमेंट को, इसलिए सबको एक्सेप्टेबल है और अपील के प्रोविजन है, इसलिए अपील करेंगे। लेकिन जो बात है जुडिशियल सिस्टम की कि 17 साल तक अगर कोई आदमी परेशान होता है, प्रताड़ित होता है, तो उसका कंपनसेशन क्या, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि 11 साल से 17 साल में मोदी जी की सरकार थी, केस की ट्रायल शुरू हुई 2018 में, तो मोदी जी जब थे तो 4 साल तक इनको नहीं निकाल, जब एनआईए के पास नहीं थे सबूत तो आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही रोक सकते थे, क्लीन चिट दे देता एनआईए। क्यों नहीं दिया? क्यों मोदी जी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अगर लेते थे इनकी सरकार में, जब ईडी सीबीआई सबका इस्तेमाल करते हो, बेजा इस्तेमाल करते हो पॉलिटिकल लोगों पे, तो आप उसको कर सकते थे। ट्रायल लेट क्यों शुरू हुई? तो ये बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाना, हो सकता है चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी उनकी गलती रही है, मैं किसी को सेव नहीं करता किसी बात में, उनकी गलती रही है। अगर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी थी, 11 साल से मोदी जी की सरकार थी, जांच करते उनको गिरफ्तार करते दोनों को। ये हल्ला मचाने की बजाय नहीं अवधेश जी कह रहे हैं क्रमबद्ध हुआ है, इसको इस तरह से मत देखिए। जल्दी से बोलिए फिर मैं। 3 मामले भगवा आतंकवाद के थे। सबसे तेजी से सुनवाई मक्का मस्जिद में हो रही थी, 2016 से उसकी सुनवाई आरंभ हुई, 2018 में उसके फैसले हो गए। उसके बाद समझौता विस्फोट में एनआईए लगी थी, उसके फैसले 2019 में हो गए। उसके साथ ये हुआ है क्योंकि 3 मामले दुनिया के सामने रखे गए थे। और वरुण जी इसको समझ लीजिए, अगर यह साबित हो जाता तो आतंकवाद के विरुद्ध दुनिया में जितनी बातें हम कर रहे हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध कर रहे हैं, एफटीए में जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में जा रहा है, पश्चिमी देशों को धिक्कारते हैं कि आतंकवाद पर दोहरा रवैया नहीं करिए, हमारा सिर झुक जाता कि अभी तक की हमारी सारी बातें झूठी थी। तो इसीलिए ये जो षड्यंत्र था, ये देश के विरुद्ध अपराध था, ये बड़ी राष्ट्रीय अपराध वो ये कह रहे हैं। देखिए अवधेश जी सुबह भी मेरे साथ थे और उन्होंने ये पहले भी कहा कि ये इसको सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ साजिश मत देखिए, देश के खिलाफ साजिश थी। आपने एक भगवा आतंकवाद कॉइन करने की कोशिश की। अब मेरा जो सवाल है आचार्य जी, ये अब क्या ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात कही, वो आज के समय में और आज के इस फैसले के बाद क्या एक धर्म विशेष के खिलाफ षड्यंत्रकारी के रूप में नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी कह रही, ये आप बीजेपी नहीं कह रही, आप सुचारिता जी उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए ना। बीजेपी की तो बात ही, बीजेपी क्या कह रही है वो मेरा विषय नहीं है। ठीक है। सनातन के खिलाफ क्या क्या जहर उगला गया, ये वही पार्टी है जो सनातन को डेंगू, मलेरिया, जो कुछ हो सकता है वो कहने में कोई गुरेज नहीं किया। आपको पता है भगवा शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवा शब्द है त्याग, भगवा शब्द है तपस्या, भगवा शब्द है भारतीय संस्कृति की आत्मा, भगवा शब्द है साहस। शिवाजी महाराज अपना ध्वज भगवा रखते थे, ठीक है? ये सारी चीजें भगवा शब्द है। जब कोई संत अपने जीवन को ना सामाजिक उससे हटा करके परमात्मा की तरफ लगाता है तो भगवा वस्त्र धारण करता है। जब कोई हमारे भारतीय समाज की महिला अपने आप को परमात्मा की तरफ लगाती है तो भगवा शब्द धारण करती है। वो आतंकवाद नहीं, वो समाज को सही रास्ते पर लेकर के जाना चाहते थे, तो ये लेकर जब जाना चाहता है तो ये वस्त्र धारण करता है। तो ये कुल मिलाकर के भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की आत्मा है, जो भारत का सनातन है, उसको नष्ट करने का पूरा षड्यंत्र चल रहा था। और क्यों? आप सोचिए, भारतीय पूरे विश्व के अंदर हैं, पूरे विश्व ने कहीं पर भी आपने ये नहीं सुना होगा कि भारतीयों द्वारा कोई इस प्रकार की घटना की गई जिसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए। जिस स्पेशल कम्युनिटी को खुश करने के लिए कांग्रेस ये पूरा षड्यंत्र तैयार कर रही थी, वो जिस कंट्री के अंदर है उस हर कंट्री के अंदर उसको शंका की दृष्टि से देखा जाता है। कोई ना कोई घटना उस कम्युनिटी ने आज मुमताज जी, नितेश राणे का आज भी बयान आया, वो कह रहे भगवा का एक ही रंग है, वो हरा है। वो आज ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, आतंकवाद का एक ही रंग है, वो हरा है। वो ये कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं भगवा आतंकवाद कहकर आपने इसे जिस तरह से हिंदुओं को टेररिस्ट लेबल करने की कोशिश की, लेकिन रंग तो एक ही है। देखिए कोर्ट ने क्या कहा, हाँ, कोई रंग नहीं है, कोई धर्म। तो हम तो संविधान को मानने वाले हैं। जो कोर्ट ने कहा वो हम मानते हैं कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि 1 मिनट हम आपके बीच में बोले नहीं, अभी रुक जाइए, वो एक बहुत जल्दी बात हो जाती है। हाँ, नाथूराम गोडसे जो है, कौन था नाथूराम गोडसे? आतंकवादी था। कौन था? किसने गांधी जी को गोली मारने वाला कौन था? नाथूराम गोडसे। क्या फांसी हुई इसको? एक बात, कौन था? किस पे फाइन लगा था? किस तंजीम पे फाइन लगा था? इस आजाद भारत का किस तंजीम पे लगा फाइन बताइए? कौन से धार्मिक किया था? मैं कह रहा हूं कौन से धार्मिक किस धार्मिक
नाथूराम गोडसे ने हमला किया था, बोलने दीजिए, इस पे नाथूराम बोलने दीजिए, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, अभी सर झुक ज्यादा बोल रहे हो। आचार्य जी, मुमताज जी, देखिए मुमताज जी, होता क्या है कि पिछले कुछ नहीं, बिल्कुल आप बोलिए, लेकिन पिछले कुछ समय से मुमताज जी ये देखा गया कि बार बार विपक्ष का एक हमला साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आता था। जवाद साहब ने तो आज भी वही कहा कि बीजेपी ने टिकट क्यों दिया, बीजेपी ने टिकट क्यों दिया, एक आतंकी को टिकट दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। आज वो सारे आरोप ध्वस्त हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट कह रहा है सबूत कहां है आपके पास। प्राची जी, 21 जुलाई को भी तो एक फैसला आया सुचारिता जी, 21 तारीख को 21 जुलाई को फैसला आया, उसमें 12 मुस्लिमों को भी तो बरी किया गया इसी तरीके के ब्लास्ट में। तो उसके बारे में भी चर्चा कर लो। तो उससे क्या साबित होता है? नहीं, उससे यही तो साबित होता है ना कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है। भाई वो हरा रंग को मानने वाले। सुन लीजिए, अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ऐसा कभी हुआ? देखिए मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड देखिए आतंकवाद, ठीक है मुमताज मुमताज जी, अगर फ्रांस, अच्छा मुमताज जी बोल रहे हैं, हाँ बोलिए आचार्य जी, मुमताज जी बोल रहे हैं। देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें, एक तो ये कि मैं मोदी सरकार से चाहता हूं कि वो माफी मांगे कि इस 11 साल क्यों लग गए। अच्छा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस माफी मांगे या उल्टा हो रहा है? 11 साल क्यों लग गए एक साध्वी को और 7 लोगों को बाहर निकालने में? नंबर 1। नंबर 2, 11 साल के बाद भी असली आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए मोदी सरकार में? तीसरी चीज, एक मिनट सुचारिता जी, तीसरी चीज कि जिन पे अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ और इसी तरह के इल्जाम में जेलों में बंद है, उनका फौरन ट्रायल शुरू किया जाए। और अगर नहीं ट्रायल शुरू करती इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी पहले आ जाती। भाई आचार्य जी, मुमताज जी ऐसे बात नहीं, एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, अगर भगवा आतंकवाद कहा गया तो मुझे ये बताइए संजीव जी, कभी किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये हरा आतंकवाद है? किसी ने कहा ये? आज नितेश राणे भले ही ये बयान में दे रहे हो, लेकिन कभी क्या किसी ने कहा कि हरा आतंकवाद इस देश में, इस देश में हरा आतंकवाद नहीं? सर सैफरन, एक मिनट, सैफरन टेरर भगवा आतंकवादी कहा गया, इससे ज्यादा शर्मनाक एक जिस पे इल्जाम था आतंकवाद को। अरे भाई एक मिनट, भाई मुमताज भाई एक मिनट, मैंने सवाल संजीव जी से, मुमताज जी, मैंने सवाल संजीव जी से पूछा, मैंने सवाल संजीव जी से, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती, संजीव जी को लीजिए स्क्रीन पर, बाकी सबके माइक बंद कर दी। नहीं, मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकती मुमताज जी, यू विल हैव टू होल्ड। पाकिस्तानी कह दिया, कोई नहीं कह रहा है, हमें गद्दार कह दिया जाता है, हमें दर्द है, ये पढ़ने के लिए नोट्स में हमें दर्द है इस बात का, रुकिए, हमें दर्द है इस बात का, इनका दर्द बोलते रहिए, इनको बंद करिए माइक। संजीव इनका दर्द जायज है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि भारतवर्ष में कभी भी मुस्लिम आतंकवाद करके कोई बैनर, कोई केस 70 साल नहीं चला। बिल्कुल इनका दर्द इसलिए है कि आज कोर्ट ने कह दिया भगवा आतंकवाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये दर्द है इनका, 21 जुलाई को, ये दर्द है इनका, 21 जुलाई को इनका दर्द है, देख लो दर्शकों, बाहर जाएंगे आरपी सिंह जी और वरुण जी को, आज भी आरपी सिंह और वरुण जी का बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। आरपी सिंह जी, हरा आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, ये तो कभी नहीं कहा जाता। आरपी सिंह जी का ऑडियो, ये दर्द है इनका, कोर्ट ने इससे। चारिता, मैं बड़ी देर से सुन रहा था कि आतंकवाद का नाम नहीं होता। एक सज्जन है, एक व्यक्ति है, एक आतंकवादी है, उसका नाम है अजमत अली, जो समझौता एक्सेस में पकड़ा गया था, हरियाणा पुलिस ने पकड़ा था, और उसका एक साथी, मुझे उसका नाम ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ी देर लगी। उनको थाली में परोस कर दे दिया था पाकिस्तान को। और गज़वाए हिंद की बात करने वाले कौन है? कभी हिंदुस्तान में किसी हिंदू संगठन को ऐसी बात करते देखा सुना कि हम पूरी दुनिया में हम हिंदू का ध्वज लहरा देंगे, जहां हम किसी देश पे कब्जा कर वहां पर उसको हम हिंदुस्तान के साथ जोड़ देंगे, या उसको हिंदू का स्थान बना देंगे? ये गज़वा हिंद तो इन्हीं के यहाँ से भाषा चलती है ना कि गज़वा हिंद होगा। और दिक्कत जो मूल बात सुचारिता है, ये जो पूरा षड्यंत्र जिसकी ओर अभी इशारा एक प्रवक्ता ने किया कि ये सोच समझकर किस प्रकार से हमने हिंदुओं की जो विचारधारा रखने वाले मूल संगठन है उनको जाकर हमने हानि पहुंचानी है। क्योंकि कांग्रेस के
मुंह में खून लग चुका था। 1980 के दशक में जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब के अंदर सारा मामला किया, वह ये पूरे देश के अंदर हिंदुओं के साथ लागू करना चाहते थे। जिस प्रकार से वहां पर इन्होंने सिखों के साथ किया और पूरा का पूरा माहौल ऐसा कर दिया जैसे सारे सिख आतंकवादी हैं, और वैसे ही ये देश में इस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते थे। ये तो राहुल गांधी अमेरिका के एम्बेसडर को क्यों कहता कि देश में लश्कर-ए-तौबा से कम खतरा है, बनस्पत की हिंदू आतंकवाद से ज्यादा बड़ा खतरा है। वो चिदम्बरम साहब का बयान, वो शिंदे साहब का बयान, वो दिग्विजय सिंह का बयान, वो दिग्विजय सिंह का किताब रिलीज करना, वो सबका सब सोची हुई चाल थी कि हमने किस प्रकार से जो पॉलिटिकल उनको थ्रेट लगते थे कि आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल थ्रेट होंगे, उन पर हम अभी से ही चोट करें। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं, लेट मी डिबेट दैट। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो पॉलिटिकल थ्रेट हो सकता है उसको खत्म करने का ये षड्यंत्र था। पॉलिटिकल थ्रेट कौन हो सकता था? नरेंद्र मोदी। पॉलिटिकल थ्रेट कौन हो सकता था? बीजेपी। क्या ये इसको सोचकर ये पूरी रणनीति बनाई? आरपी सिंह जी जो कह रहे हैं मैं उसी पर डिबेट करना चाह रही हूँ। अवधेश जी और जवाब साहब। हाँ सुचारता जी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, एक प्राइवेट मेंबर जो है बिल है वो सदन के अंदर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है। और आतंकवाद की डेफिनेशन को पूरे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने रखना चाहिए कि आतंकवाद की परिभाषा क्या है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इधर से बात होती है वो उधर आतंकवाद को कह देते हैं और उधर से बात होती है वो दूसरे को आतंकवाद कहते हैं। लेकिन आतंकवाद की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? क्या ये सदन के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि एक बिल लेकर के आना चाहिए और आतंकवाद की डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करना चाहिए? क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर अगर हम देखेंगे तो आज तक आतंकवाद की किसी ने कोई डेफिनेशन ही नहीं लिखी। अपने अकॉर्डिंग जिसको लगता है वो एक दूसरे मुल्क को आतंकवादी कह देता है, दूसरा मुल्क तीसरे मुल्क को आतंकवादी कह देता है, एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ रिश्ते बनाता है वो जिसको आतंकवादी कहता है। और अभी देख लीजिए रूस के बारे में अमेरिका कह रहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं ये अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। और नहीं मैं कह रहा हूं आतंकवाद। मैंने एक सवाल पूछा, ये डिसाइड अवधेश जी नहीं सुनिए, मैंने एक सवाल पूछा कि जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं एक पॉलिटिकल थ्रेट उन्हें बीजेपी में नजर आ रहा था, एक पॉलिटिकल थ्रेट उन्हें शायद नरेंद्र मोदी में भी नजर आ रहा था। क्या उसको एक तरह से उस पर अंकुश लगाने के लिए ये भगवा टेरर, सैफरन टेरर कॉइन करने की कोशिश की? अवधेश जी देखिए ऐसा है कि उसके बाद यूपीए सरकार के लॉ मिनिस्टर का बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हम नरेंद्र मोदी के बुरे दिन आ गए हैं, वो घिरते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो बयान थे उस समय के आप गोष्ठी देखिए, सेमिनार देखिए, सरकार की फंडिंग देखिए, हिंदू आतंकवाद को लेकर के अभियान चलाने को लेकर टीवी की डिबेट देखिए, अखबारों में आर्टिकल्स देखिए, एक पूरा आरएसएस केंद्रित चलाया गया। दिग्विजय सिंह कई बार बोलते थे लेकिन वो ये भी बोलते थे कि हिंदुओं में भी जो पकड़े जा रहे हैं वो सब संघी आतंकवादी हैं, ये भी शब्दों प्रयोग करते थे। तो ये बिल्कुल क्लियर था कि इस संगठन को टारगेट करो, छोटे छोटे संगठनों से निकले हुए लोग भी इसी संगठन में है और उसके बाद फिर राज करने का रास्ता तुम्हारा प्रशस्त होगा। और इस षड्यंत्र के लिए जो लोग मारे गए उनके साथ न्याय नहीं हुआ, इस देश के साथ न्याय नहीं हुआ। एक ही काम नहीं हुआ है, देखिए आतंकवाद पर तो गए ही गए हैं, चूंकि उसके साथ साथ जो देश में सच्चर कमीशन नियुक्त हुआ है, सच्चर कमीशन के बाद जो कमीशन बने हैं अलग अलग आयोग, वो उसको आप आगे देखते जाइए। जो ढांचा पूरा खड़ा हुआ है, जो लक्षित हिंसा बिल लाया गया राइट्स के खिलाफ, सुनिए पहली बार देश में अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया सर, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया। सुनिए 2006 में अल्पसंख्यक मंत्रालय अस्तित्व में आया, तो एक पूरा ढांचा उसके लिए खड़ा हुआ है इस देश में। ये सामान्य षड्यंत्र नहीं था। 10 सेकंड अरे हमारी बात तो पूरे होने दो यार, आप तो 10 सेकंड मांगते हैं। मैं सुचारता जी से मांग रहा हूं, इस आतंकवाद से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय लेवल पर भी और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। अरे तो अपने समाज में जाकर जागरूकता पैदा करो ना भाई। अगर कमर में बम बांध के मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ सुनिए मैं एक सवाल फ्लोट कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ आप लोग सब उस पर अपनी राय रखें। और मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, जब भगवा आतंकवाद और सैफरन टेरर की बात हुई तो इस पर आपत्ति दर्ज करने वाले कितने नेता थे इस देश में जिन्होंने कहा दिस इज रॉन्ग, आप सैफरन टेरर नहीं कह सकते, आप एक धर्म से जोड़कर आतंकवाद को नहीं देख सकते? कितने लोगों ने कहा? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब अगर इसका मैं उल्टा कर देती तो
तो क्या उस पर आवाजें नहीं उठती? आज भी ये कहा जा रहा है कि बहुत से नेता इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बहुत से नेता इस पूरे मामले पर इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक वोट बैंक प्रभावित होता है, डिबेट में एक वोट बैंक प्रभावित होता है, आतंकी वोट पाकिस्तानी कितने लोग यहाँ पे बोल के बहुत गलत है। मैं कभी सही ठहराती हूँ, नहीं, वो एक सोच है, वो एक सोच है, वो एक मानसिकता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन क्या बात, संगठन की मानसिकता यही है। तो एक नहीं, तो जवाद साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक संगठन की ये सोच है, तो फिर ये भी मानिए कि एक सोच ने ही भगवा आतंकवाद कॉइन किया, ये भी तो मानिए। क्या नहीं किया गया? आज तो कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया, कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया। सबका प्रयोग करते हैं, रंग तो सारे समुदाय का रंग है उसमें तो। अच्छा, ये नई बात है भाई, ये नई बात है। मुमताज जी के बाद ये नई बात है। मैं इसलिए पूछ रही हूं मुमताज जी, क्योंकि मुझे नहीं पता पिछले 17 सालों में कौन से विपक्ष के ऐसे नेता हैं, आज मौजूदा विपक्ष के, जिन्होंने कहा सैफरन टेरर इज रॉन्ग, आप हिंदुत्व या फिर एक धर्म से जोड़कर नहीं देख सकते। मुझे जरा नाम बता दीजिए कौन नहीं, सुचारिता जी, किसी ने नहीं कहा। मैं तो अपने में फंसा हुआ था। अच्छा, मुझे इतना ज्यादा इस्लामिक आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद और न जाने क्या क्या कि हमारे अपने लोग 15 साल 19 साल बाद भी छूट के हैं। ये तो 17 साल है ना, जो 12 लोग छूटे 21 जुलाई को, वो 19 साल। उसमें इस्लामिक शब्द उस केस में कहीं नहीं था, लेकिन मैं नहीं उस केस में इस्लामिक शब्द नहीं कहूंगा। आरपी सिंह के लिए इतने बड़े इल्जाम लगाए, अभी उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे गदवाए हिंद और ये वो सब, गांधी जी का कत्ल किसने किया? वो इंदिरा गांधी का। आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप बताइए, राजीव गांधी का कत्ल किया? आपके सवाल का जवाब गांधी का कत्ल किसने किया? क्या एक भी मुस्लिम में शामिल है? फिर भी मुसलमान आतंकवादी है, नहीं मारने वाले और नहीं, मुमताज जी, बात बता दी भाई, एक सेकंड भाई, मैंने मुमताज जी से सवाल पूछा, लेट हिम स्पीक। एक मिनट रुकिए। मुमताज जी मेरी बात सुनिए। आप अपनी पीड़ा बयान जरूर कर रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? सवाल का मैंने आपसे कहा कि आज के मौजूदा विपक्ष के कितने नेताओं ने कहा कि सैफरन टेरर ये गलत इस्तेमाल है क्योंकि आप किसी धर्म से जोड़कर आतंकवाद नहीं देख सकते? कितनों ने कहा? नहीं, बिल्कुल आपने एक नाम नहीं गिरा पाएंगे आप मुझे, एक नाम नहीं गिरा पाएंगे आप मुझे। नहीं, नाम गिराइए, नाम गिराइए। हमने कहा था, आप नेता नहीं है ना, हम नेता नहीं, आप आज के समय की पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, जिम्मेदार है। ये मत कहिए, ऐसे तो राज मिश्रा जी भी कहेंगे मैंने भी कहा कि गलत है। नहीं आचार्य जी, एक मिनट, नहीं, हमने कभी नहीं कहा आतंकवाद आचार्य जी के बाद भगवा। ठीक है, मैं आचार्य जी के बाद। मैं सबकी पीड़ा यहाँ बात, नाम है क्या विपक्ष का? कोई ऐसा नाम है बताइए। आपको लगता है मैं फिर वही सुचारिता जी दोबारा आ रहा हूं, जिस विपक्ष ने, आपको याद होगा मैंने सुबह भी आपके प्रोग्राम में कहा था, बाटला हाउस के अंतर्गत इनकाउंटर केस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को आतंकवादियों ने मारा, और वही दिग्विजय जो आकर के कह भगवा आतंकवाद जिन्होंने कहा था, वही दिग्विजय कहते हैं फेक इनकाउंटर है। उसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा नहीं, फेक नहीं है, ये सही है। समझ में आया? तो जिनके वो एक धर्म को बचाने के लिए, एक कम्युनिटी को बचाने के लिए एक लटकाया। अब आप उनके बारे में बोल, मुमताज जी नहीं, गलत है ना, मैंने उन्हें नहीं बोलने दिया। बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं। फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। जांच कांग्रेस के समय पर नहीं सही होती थी, आज जांच सही हो रही है, सभी निकल कर आ रहे हैं। 11 साल सोनिया गांधी परिवार पर गांधी परिवार पर कितने दिन से केस चल रहा है, लेकिन अपने प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है ना। यहाँ पर पत्थर बरसा करके केस नहीं सॉल्व किए जाते हैं, ये जिम्मेदार है, विस्फोट करके केस नहीं सॉल्व किए जाते हैं। क्या राजनीति प्रक्रिया है, कोर्ट की एक प्रक्रिया है। सुनिए, ठीक है, मुमताज जी होल्ड प्लीज। आज का सीधा सवाल है, इस पूरे मामले के बाद जब कोर्ट कह रहा है कि किसी धर्म से जोड़कर आप आतंकवाद को नहीं देख सकते, सबूत सारे क्या कह रहे हैं? जिस बाइक को उड़ाया गया, जिससे बम ब्लास्ट हुआ, वो साध्वी प्रज्ञा की नहीं। जहां कर्नल पुरोहित पर आरोप लगाया गया कि आरडीएक्स प्लांट किया, वो भी सबूत साबित नहीं हो पाए। कश्मीर से आया आरडीएक्स, ये भी सबूत साबित नहीं हो पाया। जो फोरेंसिक में सबूत दिए गए वो मिलावटी सबूत है। ये सब कुछ इस वर्डिक्ट में आया। इसका सीधा मतलब क्या है? उस समय का क्या जो राजनीतिक जो एक पूरा एक एस्टैब्लिशमेंट था, क्या उसने इस तरह के एक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को बनने दिया, पनपने दिया, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसे बनाया? आज इसी सवाल पर छोड़ रही हूं, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।
इलायची हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।